तो है ना, जो कनेक्ट हो रहे हैं। और आप सभी लोगों को आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले। और आप लोगों को एक चीज आज अवगत कराना चाहेंगे कि आज बसंत पंचमी के दिन पर हम लोगों की इस टीम में एक और भी सर, दिनेश सर जो है ज्वाइन कर रहे हैं। और ये आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स में जो खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब ये आप लोगों को कराएंगे। और हम लोग भी जो समय समय पर अपनी अपनी क्लासों को हम लोग करते रहेंगे। तो हम आप लोगों को बुलवाना चाहेंगे दिनेश सर से। सर प्लीज, आप हैं दिनेश सर, और ध्यान रखें सर, आज से आप लोगों की क्लास को समय समय पर जब भी जैसा अवसर मिलता रहेगा वो लेते रहेंगे। और आप लोगों को एक अच्छी चीजें मिल सके इसलिए कुछ जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। तो आज सर हिंदी की क्लास जो है लेंगे, तो आप सभी लोग अनक बिना देर किए अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए और सब अच्छा सा नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो सर आप। थैंक यू सर। तो स्वागत है सभी हमारे डियर स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सब लोग तो परिचित ही हैं, और आज पहली बार मुझे भी यहाँ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको कुछ दे सकूं। और इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं डायरेक्टर सर का कि मुझे इस लायक समझा। और अपने प्यारे बच्चों को हम क्या दे सकते हैं जिससे उनके सपने साकार हों, ये उद्देश्य है हमारी इस टीम का। और इसीलिए हम हमेशा ही कहते हैं कि सपने आप देखिए, पूरे हम लोग कराएंगे। और साथ ही साथ आप लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि सर ने बता ही दिया है, मैं यहाँ किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आए हैं जो वास्तव में कोई सब्जेक्ट नहीं है, आत्मचिंतन का विषय है, हमारा एक अभिन्न अंग है। हम उत्तर भारत के निवासियों का एक अभिन्न अंग है जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी। क्योंकि हम उसी में पैदा हुए, उसी में बड़े हुए, उसी में खेले कूदे और आज उसी को जी रहे हैं। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि इस सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं। और होता क्या है, सारे सब्जेक्टों में हम बहुत मेहनत करते हैं, हम ट्यूशंस पढ़ते हैं, कोचिंगें पढ़ते हैं। और एक गौर करने की बात है कि हम जितने सब्जेक्टों को सब्जेक्ट समझ करके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्या उतनी मेहनत का फल हमको मिलता है? कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है। लेकिन आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उस पर शायद उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। शायद दूसरी चीज, उस सब्जेक्ट को अन्य सब्जेक्टों से हम सिर्फ अगर तुलना करते हुए पढ़ें, उसकी हम कोई कोचिंग ना लगाएं, तो भी शायद जितनी उम्मीद नहीं की होगी इसमें वो चीज आपको मिलेगी। क्योंकि ये हिंदी है और इसको हम उपमा क्या देते हैं, हम सब जानते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं माँ। क्या बोलते हैं? माँ। अब हमको ये बताओ कि माँ कभी धोखा देती है? नहीं देती है। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, अगर इसको सिर्फ गौर से हम अन्य सब्जेक्टों की तरह देखना ही शुरू कर दें, और सिर्फ यही हमसे चाहती है ये। क्योंकि एक माँ क्या उम्मीद करती है अपने बच्चों से? आप कितने बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, पैसों में, शोहरत में, पद में, लेकिन माँ क्या चाहती है? माँ सिर्फ आपसे सम्मान चाहती है। वैसे ही ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। हालांकि हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सोचने का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। तो इसको आज हम शुरू करेंगे। और आप लोग
से एक उम्मीद करूंगा कि सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूं, जितना लिख रहा हूं, अगर आप उसको सुनते और देखते ही रहेंगे तो शायद जीवन में दोबारा आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा। और कभी भी हिंदी को लेकर के आपकी सफलता में रुकावट नहीं आएगी। बस आप अपना समय मुझे दीजिए। हालांकि आप सब लोगों के बारे में सर ने बताया, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, क्यों ना हो, जब इतने अच्छे सर हैं, इतनी अच्छी संस्था है, इतनी अच्छी टीम आपके साथ है और एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो जाहिर सी बात है इससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अच्छा ही होगा। और इसी सब के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी को शुरू करने के लिए हम वहां से शुरू करेंगे जहां से इसकी उत्पत्ति होती है। और कोई भी चीज है एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, और जहां से हम आपको बताएंगे, परीक्षा चाहे कोई भी हो, IAS की, PCS की, या जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं, हर परीक्षाओं में वहां से सवाल उठते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हिंदी क्या है। तो हम जानते हैं हिंदी एक भाषा है। तो ये भाषा है, तो ये भाषा कहां से बनी, कहां से बनने के बाद इसका पहला रूप क्या था, पहला रूप होने के बाद इसमें क्या परिवर्तन हुए, किस तरह से इसका विकास हुआ, किस तरह से ये बिगड़ी, किस तरह से इससे और चीजें निकली, और वहां तक हम लोग पढ़ते चले जाएंगे जहां पे हमको मिलेगी हिंदी। ठीक है, हालांकि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी विभिन्न किताबों में इन चीजों को दिखाया गया है, और अच्छे से अब तो इतने ज्यादा सोर्सेस हैं पढ़ाई के, तो कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को पढ़ा जरूर होगा। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा, पढ़ा है, लेकिन एक बार यहाँ आइए, और हम पढ़ाने के लिए नहीं, हम समझाने के लिए आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। ठीक है, क्या भाषा, और भाषा में हमने क्या बोला कि भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति। अब देखिए भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो मैं आपको बताऊं, जैसा सभी लोग जानते हो, संस्कृत में धातु रूप होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। तो संस्कृत के भाष धातु से, किससे, भाष धातु। धातु क्या होता है आप सब लोग समझते हैं। ठीक है, धातु क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। धातु में ना लगाने पे क्या प्राप्त हो जाता है, क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप ही क्या होता है, धातु होता है, जिसको आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर हमने ये देखा कि ये जो भाषा थी ये किससे निकली, तो संस्कृत के भाष धातु से। ठीक है, संस्कृत के भाष धातु से। तो अब एक चीज यहां पे निकल के आ गई कि अर्थात सबसे पुरानी भाषा कौन सी होगी, तो सबसे पुरानी भाषा होगी संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा क्या होगी, संस्कृत। लेकिन हम कैसे मान लें कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। अच्छा, यहाँ भाष, भाष का अर्थ क्या होता है बेटा, भाष का अर्थ होता है कहना। भाष का अर्थ क्या होता है, कहना, या हम कह सकते हैं विचारों का प्रदर्शन करना। हम अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, भाष। अर्थात भाष का मतलब है कहना। ठीक है, और इसी चीजों को तो हम भाषा कहते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया संस्कृत के भाष धातु थे, तो कहने का अर्थ यह है, हम कैसे मान लें कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। जी हाँ, कैसे मान लें, तो हम आपको बताएं, मानव की उत्पत्ति। आप समझिए जरा, मानव की उत्पत्ति। तो मानव की उत्पत्ति का जो प्रथम साक्ष्य है वो क्या है, हम सब जानते हैं, वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद। अर्थात दुनिया का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जहां पर मानव उत्पत्ति के साक्ष्यों के बारे में बताया गया, मानव उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और उसकी भाषा क्या थी, तो उसकी भाषा संस्कृत थी।
तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, ये प्रमाणित हो जाता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद कब लिखा गया? तो 1500 ईसा पूर्व में। कब लिखा गया? 1500 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे पुराना वेद है। तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। अब इसी संस्कृत में प्रयोग होता है, और भाषा में प्रयोग का मतलब क्या है कि इसमें चीजों को गढ़ना शुरू कर दिया गया, लिखना शुरू कर दिया गया। और जब किसी भी चीज में प्रयोग होता है तो उसमें विकास होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें नई चीजें निकलती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहेंगे स्वरूप। किसी भी चीज का बदलता हुआ रूप क्या कहलाता है? स्वरूप। जैसे हम लोग जब जन्म लेते हैं, छोटे से बालक होते हैं, उसके बाद युवा होते हैं, उसके बाद बुजुर्ग होते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा एक स्वरूप है। इसी तरह से इस संस्कृत भाषा में जब चीजें, ग्रंथों की, महाकाव्यों की रचनाएं हुई, इनमें प्रयोग हुआ, तो इनका विकास हुआ। विकास हुआ तो इसके कई स्वरूप निकल के आए, और इन्हीं स्वरूपों को हम भाषा का विकसित रूप के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होती है। भाष का मतलब होता है कहना, अपने विचारों का प्रदर्शन करना। और संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। इसके विषय में मैंने आपको बता दिया कि मानव उत्पत्ति का जो साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त होता है वो ऋग्वेद से होता है, और ऋग्वेद जो कि 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया है, दुनिया का सबसे पुराना वेद है। और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, अर्थात इससे पहले कोई भाषा नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए भाषा का विकास। जैसा कि मैंने बोला, अब इसमें विकास होगा, ठीक है, क्योंकि प्रयोग होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? तो सबसे पहले कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद हम आपको देखेंगे इसी संस्कृत में आगे चल करके हमको दो रूप देखने को मिलेंगे। पहला, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। दूसरा, उत्तर संस्कृत, जिसको आप लोग उत्तर वैदिक भी कहते हो। उत्तर संस्कृत। तो इस संस्कृत के हमको दो रूप दिखते हैं, एक वैदिक संस्कृत है और एक उत्तर संस्कृत है। ठीक है, जो वैदिक संस्कृत है इसका जो समय है वैदिक संस्कृत, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब इसको वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर वेदों की रचना होती है। यहां पर किसकी रचना होती है? तो यहां पर लिखे गए हैं वेद। और वो वेद कौन कौन से लिखे गए? तो यहां पर लिखा गया ऋग्वेद, यहां पर लिखा गया यजुर्वेद, यहां पर लिखा गया सामवेद, और यहां पर लिखा गया आपका अथर्ववेद। इसीलिए इस संस्कृत को क्या बोला गया? वैदिक संस्कृति बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, वैदिक संस्कृति बोला जाता है तो ये कहा जाता है इन वेदों को लिखा किसने?
जिसका कोई प्रमाण नहीं है, मनुष्यों ने तो लिखा नहीं है। तो बोला जाता है देवताओं के द्वारा ये वेद लिखे गए हैं। इसीलिए एक सवाल भी आता है, वो सवाल क्या होता है कि देववाणी किस संस्कृत को कहा जाता है? तो इसी वैदिक संस्कृत का एक नाम और है, वो क्या है? वो है देववाणी। देववाणी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? देववाणी। तो देववाणी संस्कृत का कौन सा रूप कहलाता है? उत्तर संस्कृत या वैदिक संस्कृत? तो आपका जवाब क्या होगा? वैदिक संस्कृत को हम कहते हैं देववाणी। और इसको वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर होती है वेदों की रचना। इसका कार्यकाल क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें, तो उत्तर वैदिक संस्कृत अर्थात इसके भी कई नाम हैं। जैसे इसको कहा जाता है लौकिक संस्कृत। लौकिक का मतलब क्या होता है? इस दुनिया का, ठीक है। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत, क्योंकि ये भाषा अब आकर के ब्राह्मणों की भाषा हो गई थी। और हमारे यहाँ के ब्राह्मणों की जो भाषा रही है, शुरुआत की भाषा जो रही है, वो कौन सी रही है? उत्तर संस्कृत, ठीक है। तो इसको ब्राह्मण संस्कृति भी कहा जाता है। ब्राह्मण संस्कृत, ठीक है। ये सारे सवाल आते हैं। लौकिक संस्कृति के नाम से कौन सी संस्कृत बोली जाती है? तो उत्तर संस्कृत। ब्राह्मण संस्कृत किसको कहते हैं? तो उत्तर संस्कृत को। अच्छा, इसका कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल होता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, ठीक है। दूसरी चीज, इसको साहित्यिक संस्कृति भी कहा जाता है। इसी को एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं, वो नाम क्या है? साहित्यिक संस्कृति। साहित्यिक संस्कृत ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर साहित्यों की रचना होती है। साहित्यों की रचना होती है, महाकाव्यों की रचना होती है, उपवेदों की रचना होती है, पुराणों की रचना होती है, वेदांगों की रचना होती है, उपनिषदों की रचना होती है, अरण्यक की रचना होती है। कहां पे होती है? उत्तर वैदिक संस्कृत में होती है। यहां रामायण लिखा गया, महाभारत लिखी गई, वेदांग लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, पुराण लिखे गए। इसीलिए इसको साहित्यिक संस्कृति भी कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं, एक सवाल सीधा सीधा आता है कि आधुनिक संस्कृति, जो हम लोग आधुनिक संस्कृत पढ़ते हैं, उसकी जननी कौन है? या आधुनिक संस्कृत जो हम पढ़ रहे हैं, वो किसका पार्ट है? वैदिक संस्कृत का है या उत्तर संस्कृत का है? तो देखिए, वो उत्तर संस्कृत का है। जो संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं, वो किसका रूप है? उत्तर संस्कृत का। क्योंकि वैदिक संस्कृत को नहीं पढ़ा जा सकता, देवताओं की भाषा थी वो, ठीक है। तो ये भी सवाल एग्जाम में आता है। और मैंने जितनी भी बातें आपको बोली हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए। A to Z, वर्ड टू वर्ड आपको मिलेंगी चीजें। और किसी को अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार आप पूछ भी सकते हो। तो यहां तक आप समझ गए संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत। वैदिक संस्कृत का कार्यकाल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व पूछा जाता है। यहां पर क्या हुआ? इसको वैदिक क्यों कहा गया? तो इसमें वेदों की रचना होती है। दुनिया का सबसे पुराना वेद इसी भाषा में लिखा गया। इसीलिए इसको देववाणी भी कहा गया, क्योंकि देवताओं के द्वारा इन वेदों की रचना की गई। तो देवताओं की वाणी कौन सी हो गई? वैदिक संस्कृत हो गई। उसके बाद उत्तर संस्कृत को हमने लौकिक संस्कृति बताया, ब्राह्मण संस्कृति बताया, साहित्यिक संस्कृति बताया। क्यों बताया? वो मैंने आपको यहां पर समझाया। एक चीज और मैं बताऊं, यहां
से और भी सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं? देखिए, आपने सुना होगा भारतीय आर्य, भारतीय प्राचीन आर्य भाषा, भारतीय मध्यकालीन आर्य भाषा, भारतीय आधुनिक आर्य भाषा। उसका कार्यकाल पूछा जाता है, उसके अंदर कौन सी बोलियां आती हैं वो भी एग्जाम में आता है। तो मैंने ये जो आपको दिखाया है ये पूरा का पूरा वैदिक संस्कृत से लेकर के उत्तर संस्कृत का ये जो पोर्शन है इसी को कहा जाता है भारतीय प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, और उसका कार्यकाल अगर पूछेगा तो आपके सामने है 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक ये कार्यकाल है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है आप समझ गए, संस्कृत को कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो वैदिक संस्कृति आती है और उत्तर संस्कृति भी आती है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कार्य पूछेगा, कार्यकाल पूछेगा तो आप लिखेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। सीधा सवाल एग्जाम में आता है। आप अगर टीजीटी पीजीटी वगैरह दे रहे हैं, टेट सीटेट वगैरह कोई दे रहा होगा, इस तरह के सवाल वहां पर सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं। तो यहां तक समझ गए आप लोग? आगे बढ़ा जाए? ओके, ठीक है। उसके बाद देखो, इस उत्तर संस्कृत के बाद मतलब यहां पे हमने देखा पहले संस्कृत, ठीक है, एक मिनट, संस्कृत, संस्कृत के हमने दो रूप देखे। एक हमने देखा वैदिक संस्कृत, और दूसरा हमने देखा उत्तर संस्कृत। ठीक है, दोनों के विषय में आपने समझा। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा विकास का क्रम शुरू हो जाएगा। संस्कृत के बाद में यहां पर आपको जो भाषा देखने को मिलेगी उस भाषा का नाम है पाली भाषा, पाली भाषा। रेड कलर दिख रहा है, ठीक है, ये पाली भाषा है। ये उत्तर संस्कृत का एक पहला रूप। इस पाली भाषा को, इस पाली भाषा का पहला सवाल, इसका समय क्या है, तो देखिए 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। ये इसका कार्यकाल है। अब पाली भाषा से और चीजें क्या आती हैं, पाली भाषा का विकास किसने किया, तो हम सब जानते हैं पाली भाषा का जो विकास है वो बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। ठीक है, बौद्धों द्वारा
बुद्धों के द्वारा इसका विकास किया जाता है। दूसरा सवाल यहीं से आता है कि भारत की प्रथम देसी जनभाषा, आप समझिएगा, आपसे कहेगा कि भारत की प्रथम भाषा कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? संस्कृत। आधुनिक संस्कृत किसका रूप है? उत्तर संस्कृत का। लेकिन आपसे अगर कहेगा कि पहली देसी जनभाषा, देसी जनभाषा का अर्थ यह हो गया कि जनता का हर वर्ग जिसको बोलता हो, सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं, तो वो कौन सी थी? वो थी पाली भाषा। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? पाली का, क्योंकि पाली भाषा आम जन की भाषा थी। ठीक है, तो एक सवाल आपसे आता है तो आपका जवाब क्या होगा? वो होगा पाली भाषा की पहली देसी जनभाषा। ठीक है, भारत की प्रथम देशी जनभाषा। इसके बाद अगला रूप भाषा का, तो देखिए पाली के बाद अगला रूप निकल के आता है प्राकृत। प्राकृत, देखिए प्राकृत का अर्थ क्या होता है? अगर देखें तो इसका अर्थ सामान्य सा है, एक ऐसी भाषा जो स्वच्छंद है, साफ है, स्वतंत्र है। ठीक है, जिसको चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो चाहे अनपढ़ वर्ग हो, सभी तक पहुंच रखती है ये भाषा। अर्थात इसीलिए इसको प्राकृत, नेचुरल से जोड़ करके इसके शब्द को बनाया गया। तो प्राकृत भाषा का जो समय है, सबसे पहले सवाल वहां से आएगा, तो इसका भी समय जो है प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक। ईस्वी और ईसा पूर्व तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब यहां से एक सवाल और आता है। अगर आपने कभी भी टीजीटी पीजीटी दिया होगा, या जो स्टूडेंट देते हैं, या आप जब पढ़ते हो, एक सवाल आता है कि मलेच्छों की भाषा कौन सी है? मलेच्छ, इतिहास में मलेच्छ आप लोग पढ़ेंगे कौन होते हैं। ठीक है, इनकी अपनी भाषा कौन सी थी? तो सीधा सवाल है वो कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। तो ये मलेच्छों की भाषा। ठीक है, मलेच्छों की भाषा। एक ये सवाल हो गया। दूसरा, जैसा कि हमने पाली के विषय में देखा कि इसका विकास किसने किया, तो बुद्धों ने किया। महात्मा बुद्ध के द्वारा इसका विकास ज्यादा किया गया। बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा क्या है? तो पाली भाषा है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसी तरह से प्राकृत भाषा का विकास किसने किया? तो इस भाषा का जो विकास हुआ है वो जैन धर्म ने किया। इसका विकास किसने किया? तो जैनियों ने किया। अर्थात जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा के हैं? तो वो प्राकृत भाषा में है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली बात है। वो बात क्या है? वो ये है कि भाई जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद में आया, और यहाँ पर विकास तो पाली भाषा का पहले हो रहा है और वो बौद्ध धर्म कर रहा है, जबकि यहाँ पे जैन होना चाहिए। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैन धर्म आया पहले जरूर, लेकिन उसके ग्रंथ जो हैं वो बौद्ध धर्म के बाद लिखे गए। इसीलिए जब उनके ग्रंथ लिखे गए तो उन्होंने जो भाषा अपनाई, और उस समय जो भाषा का स्वरूप प्रचलित था वो कौन सा था? वो था प्राकृत। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग? ठीक है, उसके बाद में अब एक चीज और है। देखो, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज में प्रयोग एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन अत्यधिक प्रयोग फिर उसमें विसंगतियां लाने लगता है। भाई हम लोग जिम जाते हैं, अभी एक सीमा तक हम एक्सरसाइज करें तब तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा करेंगे, अभी बाइसेप इतने इतने मोटे कर लो, हाथ भी ऐसे नहीं होंगे, तो शरीर बेढंगा हो जाता है।
तो एक सीमा तक। तो इसमें क्या हुआ, प्रयोग हुए, लेकिन अब क्या हुआ, प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगे, और जब बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगे तो भाषा का स्वरूप बिगड़ गया। और ये बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अप का मतलब बड़ा, और भ्रंश मतलब एक ऐसी चीज जिसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, है ना। भ्रम से ही तो भ्रंश बना। तो अर्थात अगर आपसे अर्थ भी पूछा जाए कि अपभ्रंश का मतलब क्या है, तो आप सीधे कह सकते हैं भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही क्या कहलाता है, अपभ्रंश। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, वो है अवहट्ट। अवहट्ट, अवहट्ट का अर्थ भी यही है। और इसका एक और नाम है अभ्यथा। अगर आपने कहीं पे देखा होगा, अभ्यथा नाम भी है। ठीक है, और इस तरह के सवाल आते हैं। मैंने बोला आप उच्च स्तरीय परीक्षाएं दे रहे हैं, स्पेशल हिंदी वगैरह वाले स्टूडेंट इन चीजों को समझ रहे होंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट कर रहा हूं, आपके सामने दिखा रहा हूं, और कोई भी मटेरियल यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसका कोई भी अर्थ ना हो। ठीक है, जिसका कोई भी यूज आपके एग्जाम के नजरिए से ना हो। यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी गई हैं कहीं ना कहीं वो आपको फायदा ही देंगी। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊं, अभी मैंने जब संस्कृत देखी थी उसमें वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत के बारे में आपको बताया था, तो वहां पे एक सवाल और मैंने बताया था कि एक सवाल आता है भारत की प्राचीन आर्य भाषा, तो प्राचीन आर्य भाषा में वही आता है संस्कृत, और संस्कृत के दो रूप कौन कौन से, वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत। और उसका कार्यकाल मैंने आपको बताया 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 500 ईसा पूर्व तक था। उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती थी, तो उत्तर संस्कृत और वैदिक संस्कृत। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सवाल यह आ जाता है कि मध्यकालीन आर्य भाषा, तो ये जो समय है आपके सामने 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक का, सॉरी प्रथम शताब्दी नहीं 500 ईस्वी। ठीक है, 500 ईस्वी, और यहाँ पे इसका कार्यकाल हो जाता है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या है, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। तो ये जो कार्यकाल है अपभ्रंश का, तो यहां तक मध्यकालीन आर्य भाषा का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है मैं लिख दे रहा हूं, मध्यकालीन आर्य भाषा। तो यहां तक आप लोग समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। अब यही अपभ्रंश हैं, और अपभ्रंशों की संख्या कितनी है, 7। और इन्हीं 7 अपभ्रंशों से निकलेंगी हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। ठीक है, तो यहां तक हमने भाषा के विकास के क्रम को देखा। भाषा के विकास के क्रम में हमने सबसे पहले क्या आपको बताया, हमने बताया कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होती है। और भाष का अर्थ क्या होता है, भाष का अर्थ होता है कहना, अर्थात अपने विचारों का प्रदर्शन करना, उनको प्रकट करना। वो जो माध्यम है वही क्या कहलाता है, धातु। अर्थात इसी धातु में अगर हम ना लगा दे तो ये क्या हो जाती हैं, क्रिया बन जाती हैं। जैसे पढ़ हो गया, पढ़ में ना, आगे हम हिंदी में आपको क्रिया में समझाएंगे। अर्थात क्रिया का मूल रूप ही भाष कहलाता है। ठीक है, और संस्कृत
प्रथम भाषा है, ये कैसे हम मान लें? हमने आपको उदाहरण दिया कि मानव उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य लिखित तौर पे जहां पे मिलता है वो आपका ऋग्वेद है, और उसी ऋग्वेद की जो भाषा है वो कौन सी थी? संस्कृत थी, और उसका कार्यकाल क्या था? तो 1500 ईसा पूर्व था। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद में हम लोगों ने देखा संस्कृत। संस्कृत यहीं से विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि विकास का मतलब क्या है? प्रयोग होना। और इसी संस्कृत में जब प्रयोग होने लगा, अर्थात इसमें साहित्यों की रचना होने लगी, तो इसका विकास देखने को मिला, और आगे चल करके ये दो पार्टों में विभाजित हुई। पहला था वैदिक संस्कृत और दूसरा था उत्तर संस्कृत। वैदिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो यहां पर वेद लिखे गए, इन वेदों को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो लिखने वाले देवता थे, और उनकी जो वाणी थी वो यही थी, तो इसीलिए इसको देववाणी। और ये सवाल सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी संस्कृत देववाणी कही जाती है, उत्तर संस्कृत या वैदिक संस्कृत? तो कौन सा? वैदिक संस्कृत। उसके बाद में उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत को नाम दिया गया लौकिक संस्कृत, मतलब इस दुनिया की। ब्राह्मण संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण ही पढ़े लिखे उस समय हुआ करते थे, और इस भाषा पे पूरी तरह से वर्चस्व किसका था? तो ब्राह्मण वर्ग का हुआ करता था, तो इसलिए इसको ब्राह्मण संस्कृत भी कहा गया। इसको साहित्यिक संस्कृत भी कहा गया। क्यों कहा गया? मैंने आपको बताया कि यहां पर साहित्यों की रचना होने लगी, महाकाव्य लिखे गए, यहां पर रामायण महाभारत जैसे बड़े महाकाव्यों की रचना होती है, यहां पर वेदांग, उपवेद, उपनिषद, अरण्यक और पुराणों की रचना होती है। अर्थात अब इसमें बहुत ही सही तरीके से प्रयोग शुरू हो गया, और जब प्रयोग शुरू हुआ तो इसका एक और स्वरूप निकल के सामने आया। वो स्वरूप क्या है? वो है पाली। पाली के विषय में मैंने आपको बताया कि भारत की प्रथम देशी जनभाषा। इसका विकास किसने किया? बौद्ध धर्म ने किया। इसका समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी। उसके बाद में अगला स्वरूप आपके सामने आता है प्राकृत। इसका विकास किसने किया? तो जैनियों के द्वारा किया गया। जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा कौन सी है? तो वो प्राकृत भाषा है, और प्राकृत का मतलब ही क्या होता है? स्वतंत्र, स्वच्छंद, हर किसी के द्वारा अपनाई गई एक भाषा। हालांकि पाली भी ऐसी है, लेकिन कहीं ना कहीं पाली में उतनी स्वच्छंदता नहीं थी जितनी प्राकृत में थी। उसके बाद क्या हुआ? प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा। बहुत ज्यादा होने के बाद क्या हुआ? भाषा का स्वरूप बिगड़ने लगा, और उस बिगड़े हुए स्वरूप को ही नाम क्या दिया गया? अपभ्रंश। इसका एक और नाम अवहट्ट, अव्यक्त था। इसका समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? 7, और इन्हीं 7 अपभ्रंशों से ही हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां निकलेंगी, और उन्हीं में से फिर हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी का। अर्थात हिंदी की उत्पत्ति अगर हम बात यहां पर सीधी सीधी करते हैं, तो अपभ्रंश के बाद आपको देखने को मिलेगी क्या? हिंदी। ठीक है। हिंदी। यहां तक आप लोग समझ गए इसका क्रम? अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आता है। क्या सवाल है? सवाल है, हिंदी की जननी, हिंदी की जननी और हिंदी की आदि जननी, भाई आप लोग हिंदी की जननी किसको बोलेंगे और हिंदी की आदि जननी किसको बोलेंगे? ऑप्शन है, हिंदी की जननी की बात करें संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। कोई बता सकता है? तो जननी यहां पर जो है वो है अपभ्रंश। भाई अपभ्रंश से ही तो हिंदी निकल रही है। और अगर आपसे आदि जननी का सवाल किया जाता है तो वो कौन सी है? वो है आपकी संस्कृत। अब देखो, यहां तक बहुत साधारण तरीके से हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन एग्जामिनर इतना साधारण पेपर नहीं बनाता है।
वो क्या करता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, क्योंकि वो जान रहा है आप खूब पढ़ के आए हो। अब आपने जहां से पढ़ाई की है, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग से, वहां की टीम ने आपको ऐसा बना दिया कि कोई सवाल छूट ही नहीं सकता। तो अब आपको कैसे घुमाए, आपसे सवाल क्या करेगा, वो करेगा अपभ्रंश की पूर्व भाषा कौन सी है। तो अपभ्रंश से पहले कौन सी भाषा है, प्राकृत, पाली, संस्कृत, उत्तर संस्कृत, वैदिक संस्कृत, कौन सी है। सीधी सी बात है, अपभ्रंश से पहले क्या है, पाली, नो, प्राकृत, ठीक है। और अपभ्रंश के बाद हिंदी, ठीक है। और क्रम तो मैंने आपको बताया ही है, क्रम की अगर बात कर ले तो सबसे पहले संस्कृत हो गई, उसके बाद पाली हो गई, उसके बाद प्राकृत हो गई, उसके बाद अपभ्रंश हो गया, और उसके बाद हिंदी हो गई, ठीक है। तो यहां तक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप लोगों से ही उम्मीद भी करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, और सवाल बहुत आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंशों की संख्या कितनी है, अभी मैंने आपको बताया 7। कितनी है, 7। सात अपभ्रंश हैं। इनका समय क्या है अपभ्रंश का, वो भी मैंने आपको बताया था। समय है इनका 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। चलिए हिंदी पढ़ा रहा हूं तो मैं हिंदी में लिखूंगा। 7 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। आप लोगों को हिंदी ठीक है। अब देखता हूं इन अपभ्रंशों की संख्या, जैसा कि हमने बताया कितनी है, 7 है। और इन्हीं 7 अपभ्रंशों से निकलेंगी हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। वो कौन कौन सी हैं, तो आइए एक एक करके उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला अपभ्रंश है सौर श्रेणी अपभ्रंश। सौर श्रेणी अपभ्रंश। उसके बाद खस अपभ्रंश। उसके बाद ब्राह्मण अपभ्रंश। उसके बाद खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश।
उसके बाद में अर्धमागधी अपभ्रंश, और उसके बाद मागधी अपभ्रंश। ठीक है, तो ये अपभ्रंशों की संख्या है। कितने अपभ्रंश हो गए? सीधे एग्जाम में अपभ्रंश भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हुए भाई, एक सातवां तो रह गया। ठीक है, पैशाची अपभ्रंश है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पैशाची। तो ये हो गए अपभ्रंश, इनका कार्यकाल, इनकी संख्या आप लोग ध्यान रखिए, सवाल कहीं से भी आते हैं। अब सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां भाषाएं निकली हैं? खस से कौन सी निकली हैं, ब्राचड़ से कौन सी निकली है, महाराष्ट्री से कौन सी निकली है, अर्धमागधी, मागधी और पैशाची, हर जगह से सवाल आता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश, तो सौर सैनी अपभ्रंश से आपकी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली, इसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो राजभाषा हिंदी है उसमें जो बोली अपनाई गई है वो कौन सी है? वो खड़ी बोली है। क्यों खड़ी बोली को ही क्यों अपनाया गया? आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सर्वनाम वगैरह पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस चीज को बताऊंगा और समझेंगे भी आप बेहतर तरीके से कि खड़ी बोली को ही क्यों राजभाषा के अंतर्गत अपनाया गया। क्योंकि खड़ी बोली जो है उसका मूल स्थान, जन्म स्थान क्या है आप जानते हैं, मेरठ और दिल्ली के अगल बगल के क्षेत्रों में ये भाषा पैदा हुई, वहां के लोग बोलते हैं। और उस भाषा के शब्द कैसे हैं ये भी आप जानते हो। उस भाषा में आप नहीं कहा जाता है ना, तू, तेरे को, तुझको, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं। और ये भाषा दोस्तों की भाषा होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, हिंदी एक ऐसा, मैंने फिर बोला कि हिंदी सब्जेक्ट नहीं, समझिए हिंदी वो काम करता है भाई, माँ क्या करती है जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, पहचानना सिखाती है। कौन सिखाता है? वो माँ। और वही काम आप यहां पर कौन करता है? हिंदी। हिंदी हमको बताती है किसको क्या कहना है। तो हिंदी यहां बताती है कि आप किसको कहा जाता है, तुम किसको कहना चाहिए, तू किसको कहना चाहिए। अंग्रेजी में तो एक ही वर्ड है यू, उसका मतलब आप। और अंग्रेजी कहती है आप सबको आप कहिए जो आपसे बड़े हैं। हम लोग जानते हैं छोटे को तुम कहें, लेकिन हिंदी क्या बताती है? हिंदी कहती है कि आप किसको कहा जाए और तुम और तू किसको कहा जाए। क्या तू कहना और तुम कहना कोई अपशब्द है? जी नहीं, उसका अपना एक महत्व है। क्योंकि बहुत सी प्रार्थनाएं तू से शुरू शुरू होती हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं हर चीज आपको बताऊंगा। हिंदी कहती है कि आप उसको बोला जाता है जिससे कोई रिश्ता नहीं होता है और वो उम्र में भी बड़ा हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे आप। और जब आपका किसी से रिश्ता बन जाए तब आप उसको कह सकते हो तुम। रिश्ता बहुत घनिष्ठ बन जाए तो आप उसको कह सकते हो तू, तेरे को, तुझको।
अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो, बोल दो तो अभी घर वाले पीटना शुरू कर देंगे। यही पढ़ते हो स्कूल में, पीटेंगे वो तब जब उन्होंने हिंदी कभी पढ़ी नहीं होगी। आपने गाने सुने हैं? ऐसा कोई गाना, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो सर्वनामों के बिना पूरी हो। हर गाने में, हर भजन में, हर गीत में सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आपने गाना सुना होगा जहां पर नायक नायिका का कोई संबंध नहीं होता है और पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, तो देखिए गाने की शुरुआत होती है, आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना। सुना होगा आपने। और जब उनका रिश्ता बन जाता है तो गाने की शुरुआत होती है, तुम जो कहो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। क्यों आप नहीं कहता है वहां पे। और जब रिश्ता और भी घनिष्ठ हो जाता है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तेरे इश्क में पागल हो गया। आप इस तरह की, आप आज से आप गौर करना शुरू कर देना। अगर एक नायक नायिका को इतना ज्यादा प्रेम करता है, वो दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा प्रेम करते, तो आप बोलना चाहिए ना, तू तेरे को क्यों बोल रहे हैं। लेकिन ये वो वर्ड है, मैंने बताया दोस्तों की भाषा, कोई दोस्त एक दूसरे दोस्त को आप कहता है क्या? नहीं, तू, तुम। दंपतियों के बीच की भाषा भी यही होती है। लेकिन क्या दोस्त कभी जुदा होते हैं? वो दूर चले जाएं, लेकिन दोस्ती जब तक जीवन रहता है तब तक चलती है, नहीं टूटती। तो आप लोग समझ गए होंगे खड़ी बोली को ही राजभाषा के अंतर्गत क्यों अपनाया गया। उसके जो शब्द हैं वो शब्द लड़ाते नहीं हैं, वो जोड़ते हैं। और बाकी सब ने हिंदुस्तान को तोड़ने का ही काम किया, इसीलिए अंग्रेज कहते हैं आप कहो। आप करने वाला शहर का बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, नौकरी पा के विदेश चला जाता है माँ बाप को छोड़ करके, कोई इमोशंस नहीं है। और तुम कहने वाला गांव का लड़का अपनी बहन की विदाई पे भी बहुत रोता है। फर्क है। और ये कौन बताता है? ये हिंदी सिखाती है, हमारी मां सिखाती है। अरे हिंदी तो जल और पानी में भी अंतर बताती है, अंग्रेजी नहीं बताती है। अंग्रेजी गंगा जल को भी वाटर कहती है और टॉयलेट में रखे पानी को भी वाटर कहती है। लेकिन हिंदी इसका भी अंतर बताती है, जो आगे हम आपको बताएंगे। बस आप अपना समय देते रहिए और पढ़ते रहिए। तो यहां पर आइए अपने क्लास पे आते हैं। तो यहां पर हमने देखा खड़ी बोली, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? तो खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। सीधा सवाल आता है, खड़ी बोली को एक और नाम दिया जाता है जो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। वो नाम क्या है? वो नाम है कौरवी। इसका एक नाम क्या है? कौरवी। कौरवी क्यों है आप समझ गए होंगे। महाभारत का क्षेत्र जो है भाई, जहां पे था वहीं पे तो ये पैदा हुई है ना, कौरवों के क्षेत्र में। अच्छा, कौरवी नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन साहब ने। अदा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, याद आ गए? खैर, उसके बाद में यहां से निकलती है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का भी नाम, प्रचलित नाम क्या है? एग्जाम में आता है, आप लोगों को पता होगा। तो ब्रजभाषा का प्रचलित नाम जो है काव्य भाषा है। ठीक है, क्या? काव्य भाषा। उसके बाद में सौरसेनी अपभ्रंश से ही आपकी निकलती है बांगरू भाषा। कोई बता सकता है बांगरू? बांगरू भाषा सुनिए कभी? बांगरू तेरी अखियां का ये काजल, ये गाना हरियाणवी। बांगरू का मतलब क्या है? हरियाणवी।
हरियाणवी। और यहां से निकली बुंदेली, बुंदेली। और कौन सी निकली? कन्नौजी, कन्नौजी। तो ये बोलियां हैं, ठीक है। अच्छा, सौरसेनी से ये बोलियां निकली, लेकिन इससे एक उपभाषा हिंदी की निकलेगी, जिसको हम कहेंगे पश्चिमी हिंदी, और उसी पश्चिमी हिंदी से ये सारी की सारी बोलियां निकलेंगी, ठीक है। तो इसकी जो उपभाषा होगी यहां पे हिंदी की, तो वो कौन सी होगी? वो होगी पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी। तो अब देखो सीधा सवाल आता है, आपसे कहेगा खड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की। किस अपभ्रंश से निकली? सौरसेनी अपभ्रंश से। कन्नौजी का अपभ्रंश क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। उसकी उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में सवाल आता है। उसके बाद देखो, खस अपभ्रंश की बात करें तो खस अपभ्रंश से आपकी निकलेगी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी। और इस पहाड़ी हिंदी से जो है जो बोलियां निकलेंगी, वो बोलियां कौन सी होंगी? तो बोलियां होंगी गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। ठीक है। उसके बाद ब्राचड़, तो इस ब्राचड़ से निकलती है सिंधी। सीधा सवाल आता है, सिंधी का अपभ्रंश क्या है? तो ब्राचड़, ठीक है। महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी। तो देखो, अर्धमागधी से जो है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और इसी पूर्वी हिंदी से बोलियां निकलती हैं। तो यहां से बोलियां कौन कौन सी निकलती हैं? तो वो बोलियां हैं बघेली, छत्तीसगढ़ी, और अवधी। सीधा सवाल एग्जाम में आता है, अवधी का अपभ्रंश क्या है? अर्धमागधी। अवधी किस उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी, ठीक है। उसके बाद में मागधी की बात करें तो देखो, मागधी में आपकी निकलेगी उड़िया,
असमिया, आपकी बंगला, आपकी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और इस बिहारी हिंदी से जो बोलियां निकलेंगी उन बोलियों के नाम हैं भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, और मैथिली। तो ये हो गई आपकी हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। मैंने आपको बोला था हिंदी की 5 उपभाषाएं, तो देखिए 5 उपभाषाएं हिंदी की कौन कौन सी हैं। वो है जिसमें लिखा है हिंदी, वो है उपभाषाएं। मैं स्टार बना रहा हूं। एक हो गई पश्चिमी, ठीक है, और दूसरा देखिए ये हो गई पहाड़ी, तीसरी, ये हो गई चौथी, और ये हो गई पांचवी, ठीक है। यहीं पे पैसाची से क्या निकलता है मैं बता दूं आपको। पैसाची से आपकी निकली लहंदा और पंजाबी, ठीक है। यहां पे सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी हो गई। एक और हिंदी निकलती है जिसका नाम है राजस्थानी हिंदी, ठीक है। वो सौर सैनी अपभ्रंश से ही निकली है, राजस्थानी हिंदी। और इस राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां भी निकलती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको 5 मिनट का और टाइम लेता हूं, फिर क्लास खत्म करते हैं। देखिए राजस्थानी हिंदी से मैंने बोला 4 बोलियां निकलेंगी, वो कौन कौन सी हो गई नोट कर देते हैं। आपकी हो गई मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, और जयपुरी। ये हो गई आपकी 18 बोलियां। 5 उपभाषाएं अब आपके सामने हो गई। एक राजस्थानी हिंदी भी उपभाषा है, ठीक है। 2, 3, 4 और 5, ये 5 उपभाषाएं हो गई। 18 बोलियां आप काउंट कर सकते हो, 18 बोलियां, ठीक है। ये आपके सामने सारी लिखी हुई हैं। तो ये सीधे सीधे परीक्षाओं में सवाल यहां से आता है। अब आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और
आप लोग अगर किसी को कोई दिक्कत आई है कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आज की क्लास अच्छी रही होगी। जय हिंद प्यारे बच्चों।